नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रिट साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। इससे पहले 12 लेक्चर्स टोटल अपलोड हो चुके हैं रिट साइकोलॉजी के। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको और भी कई लिंक्स मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो आप देख लीजिएगा उनके वीडियोज़ भी। और जैसे कि आपको पता ही है कि यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट 12 है, ठीक है। यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट से इकाई 1 से हमने स्टार्ट की थी और इकाई 1 का ये 12वां भाग है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जो रिट साइकोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं इसमें एक क्विज स्टार्ट कर रखी है 50 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अब तक उसके मैंने 7 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो आज मैं पूछूंगी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8वें नंबर का प्रश्न है। आप प्रश्न सुनिए अच्छे से और 4 ऑप्शंस बताऊंगी, उसका जो भी राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। दोबारा से सुन लीजिए, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें हमने शेषावस्था की विशेषताएं भी पढ़ी हैं और आप आराम से इजीली आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन सुन लीजिए, आपको बताना है विशेषता नहीं है, है ना। कौन सी विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी है दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी है नैतिकता का होना और ऑप्शन डी है मानसिक विकास की तीव्रता। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। जो भी राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपको बताना है शेषावस्था की विशेषता नहीं है, मतलब 3 विशेषताएं तो इनमें सही है, इन चारों में एक है जो नहीं है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 13 यूनिट फर्स्ट पार्ट 12 और इसमें टॉपिक है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। देखिए, जो बाल्यावस्था होती है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। हमने शेषावस्था में भी पढ़ी थी और अब हम बाल्यावस्था वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें भी हम शिक्षा का स्वरूप देखेंगे। तो देखिए, बाल्यावस्था जो है शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था है। शैक्षिक दृष्टि से देखें तो क्या है, बालक के निर्माण की अवस्था है, ठीक है। और इस अवस्था में बालक अपना समूह अलग बनाने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो अपना समूह अलग बनाने लग जाता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, ठीक है। और इसे चुस्ती की आयु भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए कि चुस्ती की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है तो आप आंसर करेंगे बाल्यावस्था को, ठीक है। चुस्ती की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसके संबंध में देखिए, ब्लेयर और जॉन्स, ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन, ये 3 नाम हैं, आपको याद रखने हैं। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए, यही अवस्था है जिस समय पर क्या होता है, जो बालक होता है उसके आधारभूत जो भी दृष्टिकोण होता है ना, जो भी उसका दृष्टिकोण होता है, जो भी उसके मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं और जो भी आदर्श होते हैं ना, उसका बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में, ठीक है। और जिस निर्माण की और ये बताया गया ना, किस बहुत सीमा तक निर्माण होता है, किसका? दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का। और इनका दायित्व, जो उत्तरदायित्व है वो किसका बनता है? इन सब चीज़ों के उत्तरदायित्व बनता है बालक के शिक्षक का, बालक के माता पिता का और समाज का, ठीक है। तो देखिए, बाल्यावस्था में जो दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्श, इन सब का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है और इन सब का उत्तरदायित्व बनता है जो भी बालक का शिक्षक है, टीचर है ना, जो भी पेरेंट्स है, माता पिता हैं और समाज है, उनका उत्तरदायित्व बनता है। इसके अलावा देखिए, जो शिक्षा का स्वरूप है ये निश्चित करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए बाल्यावस्था के लिए, तो ये है, इसमें है सबसे पहला पॉइंट भाषा के ज्ञान पर बल। सबसे पहला पॉइंट है भाषा के ज्ञान पर बल। तो देखिए, इस संबंध में स्ट्रेन क्या कह रहे हैं?
स्ट्रेंग कहते हैं। स्ट्रेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। स्ट्रेंग क्या कह रहे हैं, ये अवस्था जो है ना बाल्यावस्था, इस अवस्था में क्या होता है, बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। जो भी लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज में बालक का बहुत इंटरेस्ट होता है। तो इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि जो बालक है भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है उपयुक्त विषयों का चुनाव। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए लाभप्रद भी हो, मतलब उसके लिए लाभप्रद हो। तो देखिए जैसे कि कौन कौन से विषय हो सकते हैं, जैसे कि अंक गणित हो गया है ना, अंक गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन, निबंध रचना, इस प्रकार के विषय है ना। तो बालक के लिए उपयुक्त विषयों का चुनाव होना चाहिए। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है रोचक विषय सामग्री। रोचक विषय सामग्री है ना। तो बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है। जो बालक होते हैं सबकी रुचि अलग अलग होती है और सब में परिवर्तनशीलता होती है। अतः उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो बुक है उसमें उसका जो भी सिलेबस है, जो भी उसकी विषय सामग्री है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से विषय सामग्री का संबंध निम्नलिखित से होना चाहिए। जैसे पशु हो गया, क्योंकि बालकों को पशुओं में इंटरेस्ट होता है ना। हास्य हो गए, हंसने वाली चीज़ें है ना। विनोद, नाटक, वार्तालाप, वीर पुरुष, साहसी कार्य और आश्चर्यजनक बातें। तो इस प्रकार की विषय सामग्री बच्चे की होनी चाहिए, बालक की होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया रोचक विषय सामग्री। इसके बाद देखिए पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। तो देखिए इस अवस्था में बालक की रुचियों में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब आज बालक की रुचि इस चीज़ में है, कल किसी और चीज़ में जाएंगे, मतलब लगातार उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अतः पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में उसकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो भी उसकी पाठ्य विषय है ना और जो भी शिक्षण विधि यूज़ में ली जा रही है, तो उसकी बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। ऐसा न करने से क्या होगा, उसमें शिक्षण के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अगर उनको उनके तरीके से पढ़ाया जाता है तो वो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। और अगर हम एक ही अगर कोई भी मेथड अगर शिक्षण विधि लेके चल रहे हैं तो एक ही मेथड से अगर लगातार चलते रहेंगे तो एक समय बाद क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज़ में। तो उसको क्या है, नई नई उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण विधि की, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षण विधि से उस बच्चे को, बालक को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसमें इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने के लिए, है ना। तो वो उस चीज़ से मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि वो नीरस नहीं होएगा उस किताब से, जो भी पाठ्य विषय है उसका जो भी पुस्तक है उससे उसमें उसका इंटरेस्ट जगेगा अगर उसको अलग अलग चेंजेस करके पढ़ाया जाएगा शिक्षण विधि में, पाठ्य विषय में, है ना। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि। अब देखिए बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बच्चे में, है ना। और हमने इसकी जो बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है बाल्यावस्था में। तो अब वो जो जिज्ञासा है उसकी संतुष्टि भी आवश्यक है। अब बच्चे में, बालक में जिज्ञासा है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अब उसकी संतुष्टि भी बहुत आवश्यक है। उसे दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि हो। मतलब उसको जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं ना, तो वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी उसकी जिज्ञासा है, उसकी संतुष्टि हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। तो देखिए बालक में समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। मतलब इस अवस्था में, बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो समूह में रहना चाहता है। वह अन्य बालकों से मिलना जुलना और उनके साथ कार्य करना या खेलना चाहता है। उसे इन सब बातों का अवसर देने के लिए विद्यालय में सामूहिक कार्यों और सामूहिक खेलों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए। तो देखिए सामूहिक प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। मतलब बच्चे को ग्रुप में रहना पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, उसको इन सब चीज़ों का अवसर मिलना चाहिए। विद्यालय में जो स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनमें सामूहिक कार्य और सामूहिक खेल का आयोजन होना चाहिए ताकि बच्चे में इंटरेस्ट जग सके, है ना। और
इस संबंध में देखिए कॉलेसनिक क्या कह रहे हैं कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। किसने कहा है? कॉलेसनिक ने कहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वां पॉइंट है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। तो देखिए जो बालक होता है, बालक की रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है, मतलब क्रिएटिव वर्क करना बालक को अच्छा लगता है ना। तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कार्य भी आ गए रचनात्मक कार्य। ऐसा नहीं कि विद्यालय केवल पढ़ाई के लिए थोड़ी ना होते हैं, उसमें और भी वर्क होते हैं, क्रिएटिव वर्क भी होते हैं, है ना, एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी। तो इसीलिए तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी जो हमारी शिक्षा है वो एक्टिविटीज़ बेस क्यों होती है? क्योंकि बालक उसमें इंटरेस्ट लेके खुद से पढ़ता है। अगर आप थ्योरी बेस उसको पढ़ाने लग जाएंगी छोटे से बच्चे को, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसका शिक्षा का जो स्वरूप है उसमें ये पॉइंट ऐड होना चाहिए। इसके अलावा देखिए 8वां पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। तो देखिए बालक की विभिन्न मानसिक रुचियों को संतुष्ट करके उसकी सुप्त शक्तियों का अधिकतम विकास किया जा सकता है, और इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। देखिए शिक्षा के स्वरूप में ये भी चीज़ ऐड की गई है कि पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लगभग मान के चलिए 9 वर्ष के आयु में बालक में निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। कितने वर्ष की आयु में? 9 वर्ष की आयु में, मतलब बालक को घूमना अच्छा लगने लग जाता है ना। उसकी इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्यटन और स्काउटिंग को उसकी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। अब बालक में 9 साल के लगभग बालक की आयु हुई और उसमें इस समय पर इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति पाई जा रही है, होती है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि जो स्कूल्स हैं उनको पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो उसकी एनर्जी है वो सही दिशा में लगी, है ना। इसके बाद देखिए 10वां पॉइंट है संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन में देखिए बालक में संचय करने की प्रवृत्ति होती है। उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है वह उसी का संचय कर लेता है, मतलब अपने पास रख लेता है। जो भी वस्तु बालक को पसंद आती है वह क्या करता है? अपने पास उसको रख लेता है, संचय कर लेता है, और संचय की प्रवृत्ति पाई भी जाती है बाल्यावस्था में। तो उसके माता पिता और शिक्षक का क्या कर्तव्य है कि उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं का संचय करने के लिए प्रोत्साहित करे, कि वो अच्छी चीज़ें जिससे उसके लिए शिक्षाप्रद वस्तुएं उनका संचय करे वो, है ना। तो नेक्स्ट है देखिए संवेगों के प्रदर्शन का अवसर। अब देखिए इस संबंध में कॉल और ब्रूस क्या कह रहे हैं? कॉल व ब्रूस कह रहे हैं कि कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। किसने माना है? कॉल व ब्रूस ने माना है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को। ठीक है, तो यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन ना किया जाए। जो भी मतलब उसमें बच्चे में इमोशंस आते हैं उनका दमन ना किया जाए, उनको रोका नहीं जाए, बल्कि क्या किया जाए? उनके प्रदर्शन का उसे अवसर दिया जाए, है ना। तो और अगर बालक के संवेगों का दमन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? उसमें भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए संवेगों के प्रदर्शन का अवसर भी एक बच्चे को मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए 12वें नंबर पे है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, इस संबंध में देखिए किलपैट्रिक ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल माना है। किसने? किलपैट्रिक ने। ये हम कथन जब हमने पढ़े थे और विथ ट्रिक पढ़े थे कथन, आपने नहीं देखे वो वीडियोस, उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और उसमें हमने पढ़ा था, विथ ट्रिक पढ़े थे। तो किलपैट्रिक ने क्या माना है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल माना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिसमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का विकास हो। तो ये चीज़ है
तो सामाजिक गुणों का विकास पे भी बच्चे के बालक के ध्यान देना चाहिए। इसके बाद देखिए 13वें नंबर पे है नैतिक शिक्षा, यानी कि मोरल एजुकेशन। तो देखिए इस संबंध में पियाजे क्या कह रहे हैं, पियाजे ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि लगभग 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लग जाता है। मतलब बच्चा जब 8 वर्ष का होता है तो वो अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण करने लग जाता है और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास रखने लग जाता है। उसे इन मूल्यों का उचित निर्माण और इन नियमों में दृढ़ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए शिक्षा के स्वरूप में एक पॉइंट ये भी है कि बालक को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। अब बालक को क्रिया करके, एक्टिविटीज करके और खेल के द्वारा, प्ले करके शिक्षा देनी चाहिए और आजकल दी भी जाती है। शिक्षा का बिल्कुल स्वरूप चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। तो देखिए सभी शिक्षा शास्त्री बालक की स्वाभाविक क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, अतः उसकी शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे वह स्वयं क्रिया, सेल्फ एक्टिविटी और खेल द्वारा ज्ञान का अर्जन करे। और देखिए जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें ऐसा होता भी है, बच्चे खुद मतलब एक्टिविटी करते हैं और उस बेस पे उनको सिखाया जाता है। मतलब खेलते खेलते पता भी नहीं चलता कि बच्चे ने कब कितना कुछ सीख लिया, तो वो चीज़ होती है। और प्री प्राइमरी में होता भी है ये, और बाल्यावस्था में भी यही चीज़ बताई गई है कि क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। इसके बाद देखिए 15वां पॉइंट है प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। तो देखिए ये भी है कि बच्चे को प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक क्या होता है, कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। बाल्यावस्था ऐसी होती है कि जो बच्चा होता है उसको अगर हम कठोर अनुशासन दिखाएं तो वो पसंद नहीं करेगा, उस समय वो पसंद नहीं करता है कठोर अनुशासन को। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग और डांट डपट से घृणा करता है। देखिए आपने देखी होगी, अगर बाल्यावस्था आपने देखी है किसी बच्चे को तो वो क्या करता है, उस समय बच्चे को जो भी दंड दिया जाता है, कोई बल प्रयोग किया जाता है, डांट डपट की जाती है, तो वो उससे क्या करता है, घृणा करता है। वह उपदेश जो होते हैं ना वो सुनना ही नहीं चाहता है, वह धमकियों की चिंता नहीं करता है। अतः उसकी शिक्षा इनमें से किसी पर आधारित ना होकर किस पर आधारित होनी चाहिए, प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लेते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, उपयुक्त विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए और रोचक विषय सामग्री होनी चाहिए, है ना। पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही जैसी कंटिन्यू लगातार चलती रहे, उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। और जो भी जिज्ञासा है बालक की वो उसकी संतुष्टि होनी चाहिए, है ना। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि होनी चाहिए और रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ देखिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए और पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए और संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। इसके अलावा देखिए संवेगों के प्रदर्शन का अवसर भी बच्चे को, बालक को देना चाहिए और सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए, है ना। और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए और क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा एक बालक को दी जानी चाहिए। इसके साथ ही देखिए प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो ये 15 पॉइंट हैं। इन 15 पॉइंट में हमने जो भी बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और बाल्यावस्था का मानसिक विकास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में आपको पास में एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।